और ये जो दूसरी जजमेंट है वो एक क्रिमिनल अपील नंबर 1669 ऑफ 2009 की है। इसमें जो अपीलेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो रिस्पोंडेंट का है, मतलब केस टाइटल है और ये एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड एक मैटर है। इसमें अपील में यहाँ पर नीचे की जो कोर्ट्स हैं उन्होंने अपीलेंट को कन्विक्शन कर दिया था और मैटर जो है हाई कोर्ट में भी गया था, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो यहाँ पे इस फैक्ट्स में ये था कि जो अपीलेंट को कन्विक्शन कर दिया था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कि वो जो ब्राइब है वो 10,000 रुपीज की मांगी गई है और जो अपीलेंट है वो बिजली विभाग में कार्यरत है। और जो अपीलेट कोर्ट में फिर बाद में इस दौरान जो है कंप्लेनेंट की डेथ हो चुकी होती है और फिर इसके बाद जो है अपील मतलब जो इसके फिर ऊपर अपील डाली गई थी, जो कन्विक्शन कर दिया गया था नीचे की कोर्ट ने, फिर उसके बाद अपील डाली गई थी, अपील में ही जो है वो खारिज कर दी गई थी। बाद में मैटर जो है वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की एक जजमेंट आई थी और क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये आया था कि अगर किसी कंप्लेनेंट की डेथ हो जाती है अपनी जो विटनेस रिकॉर्ड करने से पहले, तो क्या उस किस आधार पे जो है कन्विक्शन की जा सकती है। तो कोर्ट ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये निर्णय दिया था कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पे जो है कन्विक्शन किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो एविडेंसेस को एनालाइज करने के बाद ये पाया कि जो डिमांड थी इलीगल ग्रेटिफिकेशन की वो प्रूफ नहीं हो रही है। तो ऐसे इस ग्राउंड्स पे जो है कन्विक्शन जो है वो देना वो लीगली करेक्ट नहीं होगा। तो इस ग्राउंड्स पे जो है अपीलेट की कन्विक्शन को सेट असाइड करते हैं। थोड़ा सा हम इसके जो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स है वो देख लेते हैं। और इसमें बताया गया था सेक्शन 7 जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, सेक्शन 13 पार्ट 1D एंड सेक्शन 13(2) ऑफ जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इनको जो है वो पनिशेबल कर दिया गया था, जिसमें 3 साल तक की सजा हुई थी और जो को अक्यूज थे उनको एक्विटल कर दिया गया था हाई कोर्ट द्वारा और उनको भी जो है सेक्शन 12 के अंदर कन्विक्शन हो गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है वो एक्विटल कर दिया था। तो यहाँ पर जो सजा जो थी वो 3 साल की दी गई थी, 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था और सेक्शन 7 के अंदर रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 साल की दी गई थी और 5,000 रुपीज का जो है जो फाइन भी लगाया गया था और डिफॉल्ट फाइन नहीं देने की वजह से मतलब ना देने से आगे सेंटेंस का भी जो है वो बताया इम्पोज की गई थी और कन्विक्शन जो थी हाई कोर्ट द्वारा भी अपहेल्ड कर दी गई थी। अब यहाँ पर ये फैक्ट्स ये कहते थे कि जो कंप्लेनेंट है वो उनकी डेथ हो गई थी ट्रायल जब शुरुआत होने से पहले ही और PW7 थे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उन्होंने बताया था कंप्लेनेंट को मर्डर कर दिया गया था और कंप्लेंट में ये बताया गया था कि वो एक बिजनेस करते हैं कंप्लेनेंट, एक सेल और परचेज का। एक उनकी जो शॉप थी वो विकासपुरी में थी और उनका ये केस था कि एक इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर था वो इंस्टॉल नहीं था उनकी शॉप में और 6 मई 1996 में उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर के लिए आवेदन दिया था और कंप्लेंट फाइल की गई थी वो 17 अप्रैल 2000 में फाइल की गई थी। तो उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी एंटी करप्शन ब्यूरो में और उन्होंने कहा था कि एप्लीकेशन जो दी गई थी 6 मई 1996 में एक मीटर था वो इंस्टॉल किया गया था शॉप में और उसके कुछ महीने बाद उनका जो मीटर है रिमूव कर दिया गया था और जैसा सारे शॉपकीपर्स हैं उन्होंने अपना इलेक्ट्रिसिटी मीटर इंस्टॉल कर लिया था और अपीलेंट ने उनका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर इंस्टॉल करवाया था। तो कंप्लेनेंट ने भी अपीलेंट के साथ मुलाकात की और 17 अप्रैल 2000 को उनको उनके 7:30 बजे सुबह एक टेलीफोन कॉल आया और जो कि अपीलेंट जो है वो इंस्पेक्टर के तौर पे काम करती थी दिल्ली विद्युत बोर्ड जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन लोकल एरिया में और उन्होंने कहा कि वो डिस्कस करना चाहती हैं इशू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीटर के रिगार्डिंग में। 8 बजे फिर कंप्लेनेंट ने उनके साथ मुलाकात की, उन्होंने कहा कि जो अपीलेंट ने डिमांड की है 15,000 रुपये और अगर मीटर लगाना चाहते हो तो 15,000 रुपये देने पड़ेंगे और नेगोशिएट करने के बाद मामला जो मतलब जो मैटर है वो 10,000 रुपीज पे सेटल्ड हुआ और कंप्लेनेंट के मुताबिक कि अपीलेंट ने कहा कि वो
शाम को 3 से 4 के बीच में दुकान में आएंगी और वो कंप्लेंट जो है जो इलेक्ट्रिसिटी के जो दस्तावेज हैं, कागजात हैं, वो हैंड ओवर कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी मीटर के, और 10,000 रुपीज ब्राइब भी जो है उनको देनी होगी। और कंप्लेंट ने कहा कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि एक्सेप्ट कर लिया डिमांड ऑफ ब्राइब जो थी 10,000 की। और इसके बाद प्रोसिक्यूशन का ये केस था कि एक कंप्लेंट डालने के बाद एक ट्रैप था, वो लेट डाउन किया गया, जिसमें PW5 थे, एक शैडो विटनेस के तौर पे उनको रखा गया। और जब वो कंप्लेनेंट और मेंबर्स ऑफ द रीडिंग पार्टी शॉप में आए 3:50 पे, अपीलेंट नहीं आई। 4:40 पे टेलीफोन कॉल आया कि जो कि कंप्लेंट ने रिसीव किया। उन्होंने कहा कि अपीलेंट जो है वो 5:30 से 6 के बीच में टाइम पे आएंगी, और 5:20 पे अपीलेंट आई को अक्यूज्ड के साथ और डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए और ब्राइब 10,000 की कंप्लेंट उन्हें पे किया। स्पेशल कोर्ट ने हेल्ड किया कि सफिशिएंट सर्कमस्टांशियल एविडेंस है जिससे इनका जो गिल्ट है अपीलेंट का प्रूफ होता है। और फाइंडिंग जो रिकॉर्ड की गई थी सर्कमस्टांशियल एविडेंस में दी गई थी, क्योंकि डिमांड और एक्सेप्टेंस है वो प्रूफ हो रही थी। और ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन था स्पेशल जज का, और वो भी कंफर्म कर दिया हाई कोर्ट ने इंपीच जजमेंट में। अब माननीय मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। अब 2 ऑनरेबल जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कंक्लूजन पे निकाला कि डिसीजंस हैं 3 बेंच ऑनरेबल जजेस के, वो जजमेंट्स आई हैं पी जयराज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और पी सत्यनारायण मूर्ति वर्सेस डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है ये जजमेंट, एक 3 बेंच की जो जजमेंट है एम नारासिंगा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो लार्जर बेंच में भेजा गया। और ये क्वेश्चन डिसाइड किया गया कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो एविडेंस एब्सेंट है, डायरेक्ट एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, जिसने डिमांड की थी इलीगल ग्रेटिफिकेशन की, तो परमिसिबल नहीं होगा इसमें कि एक इन्फ्रेंशियल डिडक्शन कल्पेबल गिल्ट हो पब्लिक सर्वेंट की सेक्शन 7 और सेक्शन 13 पार्ट सब पार्ट 1D रीड विद सेक्शन 13(2) ऑफ प्रिवेंशन करप्शन एक्ट। तो वो होगा बेस्ड ऑन एविडेंस अड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। तो फिर उस क्वेश्चन को रेफर किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, जो कि रेफरेंस था 15 दिसंबर 2022 का आया। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने पाया कि कंप्लेनेंट की टेस्टिमनी है, क्योंकि जब वो डेथ हो जाती है ट्रायल से, तो प्रोसिक्यूशन जो है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे रिलाई कर सकता है, वो कि इन्होंने जो ग्रेटिफिकेशन है वो मतलब टू प्रूव द डिमांड ऑफ द ग्रेटिफिकेशन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेसिस पे वो रिलाई कर सकता है। और पैराग्राफ 74 की डिसीजन ये थी, उसको कंक्लूजन्स पे निकल के आया। फिर सबमिशंस भी आई और दोनों पार्टीज ने अपने अपने सबमिशंस दिए। अब जो गवर्नमेंट के काउंसिल ने यही बताया कि डिमांड और एक्सेप्टेंस प्रूव हो गई है, इसलिए डिमांड और एक्सेप्टेंस एस्टेब्लिश्ड हो जाए तो ये प्रिजम्पशन रहती है कि ग्रेटिफिकेशन प्रूव हो गई है, जो उनका मोटिव और रिवार्ड था। तो ASG जो गवर्नमेंट काउंसिल ने कहा कि इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। लीगल पोजीशन डिसाइड किया माननीय कोर्ट ने, सेक्शन 17 और 13 को एनालाइज किया। अब कोर्ट ने फाइनली ये निकाला कंक्लूजन कि सारे एविडेंस को देखने के बाद कोर्ट ने ये निकाला कि कंप्लेंट को अगर देखा जाए तो ये प्रूफ नहीं होता है कि प्रोसिक्यूशन की फर्स्ट डिमांड जो थी वो अपीलेंट द्वारा दी गई थी, मतलब 17 अप्रैल 2020 को हुई थी, जब वो उनके साथ रेजिडेंस में मिली थी। तो इसके बेसिस पे कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक सेकंड डिमांड जो थी वो के बेसिस पे ही ट्रैप किया गया था। इसका भी कोई एविडेंस नहीं निकल के आया कि अबाउट द फर्स्ट डिमांड में जो अपीलेंट के घर में हुई थी, सिर्फ उस दौरान कोई भी प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ कंप्लेनेंट प्रेजेंट था। और PW5 जो है वो विटनेस थे सेकंड डिमांड के। 17 अप्रैल 2020 को की गई थी डिमांड 5:20 में। PW5 ने अपने एविडेंस में बताया था कि कंप्लेनेंट ने कि ट्रैप पार्टी जो है वो आई थी। अपीलेंट ने कहा था कि वो 3:50 पे आ रही है, लेकिन नहीं आई थी। उसके बाद फिर कॉल आया 5:30 से 6 बीच में आ रही है। तो वर्जन था वो, उसको यहाँ पर एनालाइज किया, स्कैन किया कोर्ट ने,
रेस्ट ऑफ बाकी का जो एग्जामिनेशन चीफ था जो PW5 का, वो सिर्फ एक्सेप्टेंस के बारे में बताता है, अपीलेंट ने एक्सेप्ट किया था और रिकवरी की थी। अब क्वेश्चन ये था कि एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड के बेसिस पे प्रोसिक्यूशन ने क्या ये प्रूव कर दिया है कि डिमांड ऑफ ग्रेटिफिकेशन बाय द अक्यूज्ड, और कोर्ट ने आगे फिर ये बताया कि PW5 ने सिर्फ यही बताया कि अपीलेंट जो है शॉप पे आई थी और उन्होंने कंप्लेंट को कहा था कि वो पेपर्स दें और 10,000 रुपीज दें क्योंकि वो जल्दी में है। तो ये एक कोई केस नहीं है कि जस्ट स्पेसिफिक डिमांड ऑफ ग्रेटिफिकेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी मीटर के बेसिस पे बताई गई हो इन द प्रेजेंस ऑफ शैडो विटनेस। PW5 ने ये नहीं बताया कि कोई भी ऐसी डिस्कशन नहीं दी कि कोई ऐसी डिस्कशन हुई थी अपीलेंट और कंप्लेनेंट के बीच में जिसके बेसिस पे ये इन्फ्रेंस निकाला जा सके कि एक डिमांड फॉर द ग्रेटिफिकेशन जो है अपीलेंट द्वारा दी गई है। विटनेस के पास कोई नॉलेज नहीं थी जिससे कुछ ट्रांसपायर्ड हो सके बीच में कंप्लेनेंट और अपीलेंट के बीच में क्या हुआ था। PW5 ने सिर्फ कहा था कि उनके पास कोई पर्सनल नॉलेज नहीं है कि किस पर्पस के लिए जो है कैश मांगी गई थी और कंप्लेनेंट ने दिया गया था और कंप्लेनेंट ने पैसे दिए थे। और 313 में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी उन्होंने ये बताया था कि वो एक LDC के तौर पे काम करती हैं दिल्ली विद्युत बोर्ड पे, वो बिजी थी ऑफिशियल ड्यूटी में और एक कलेक्शन ड्राइव ऑर्गेनाइज की थी डिपार्टमेंट ने कि वो ड्यूज कंज्यूमर से लेने हैं। एक्सप्लेनेशन ये था कि कंप्लेनेंट जो है वो नेबर था और वो इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस है वो डिपॉजिट करना चाहता था। और पहले भी ये बताया कि एक ट्रांजैक्शन भी हुई थी सेल और परचेज ऑफ कार की कंप्लेनेंट के थ्रू और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी बताया था कि कंप्लेनेंट एक हिस्ट्री शीटर है और 3 FIR जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी थी। और PW5 भी क्वेश्चन हुआ था क्रॉस एग्जामिनेशन में, वो सारा पूरा यहाँ पर एनालाइज किया और सारे कंक्लूजन निकलने के बाद यही निकाला कि इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि कंप्लेंट जो फाइल हुई थी डिसीज्ड कंप्लेंट ने 17 अप्रैल 2000 को डाली थी कि ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी एंटी करप्शन ब्यूरो ने और उन्होंने बताया था कि एप्लीकेशन जो है 6 मई 1996 में एक मीटर इंस्टॉल किया गया था शॉप में। कुछ मंथ्स बाद जो मीटर है रिमूव कर दिया था। स्पेशल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया पैराग्राफ 99 जजमेंट में कि कंप्लेंट ने एक स्टोलन इलेक्ट्रिसिटी मीटर की कंप्लेंट रजिस्टर करवाई थी और जो कि 25 अप्रैल 2000 को हुई थी। मींस 8 दिन के बाद जो है ब्राइब डिमांड करने के 8 दिन बाद जो है वो रजिस्टर करी थी। PW7 ने कहा कि कंप्लेंट ने कोई प्रोड्यूस नहीं की थी कॉपी ऑफ एप्लीकेशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर इंस्टॉल करा दिया जाए और PW7 ने कहा कि कंप्लेंट ने क्लियरली कुछ बताया नहीं था कि ऐसी कोई एप्लीकेशन है। तो प्रूफ नहीं होने की वजह से प्रोसिक्यूशन की डिमांड ऑफ द ब्राइब जो है कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर के लिए डाउटफुल होती है और इसलिए इस ग्राउंड्स पे सेक्शन 7 और सेक्शन 13 पार्ट सब भी जो है वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये इस ग्राउंड्स पे जो है अपील को अलाउ कर दिया। और यहाँ पर एक कोर्ट ने ये भी बताया कि हर डिमांड जो है मनी की डिमांड करना ये डिमांड ऑफ ग्रेटिफिकेशन नहीं है। एवरी डिमांड मेड बाय द पेमेंट ऑफ द मनी इज नॉट अ डिमांड ऑफ ग्रेटिफिकेशन, यहाँ पर निर्णय दिया। तो इस ग्राउंड्स पे जो 17 मार्च को जजमेंट आई इसमें अपीलेंट को जो है वो एक्विट कर दिया। आइए हम इसकी तीसरी जजमेंट पे चलते हैं। तो उसके लिए हम एक पार्ट 2 बनाएंगे वीडियो का। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय समय पर इस वक्त और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।